Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the lecture number 7 of English Grammar और ये आपका क्लास नंबर 3 है. लेक्चर टोटल में अगर हम लेक्चर देखें तो वो 7 हो चुके हैं. और अगर मैं क्लास की बात करूं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, तो ये उसकी क्लास नंबर 3 है. इससे पहले हम दो क्लासें कर चुके हैं सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की, जहाँ पर हमने सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में कुछ बातें जानी थी. आज मैं आपको बताऊंगा फ्रेज़ और टाइप्स ऑफ फ्रेज़ के बारे में. शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई को. और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन. देखो यार, फ्रेज़ की बात करते हैं बच्चों. तो फ्रेज़ क्या हुआ भाई? फ्रेज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ये एक शब्दों का एक समूह है, ठीक है. यानी जहाँ पे भी आपको एक से ज़्यादा शब्द दिखे वो संभावना है कि फ्रेज़ हो सकता है. इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है? इन फ्रेज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ एब्सेंट. हमेशा फ्रेज़ के अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट दिखाई देगा, ठीक है बच्चों. इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग. ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. जिस तरीके से सेंटेंस का अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, क्लोज की अगर हम बात करें तो उसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी. इसी तरह अगर फ्रेज़ की बात करें तो ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा. तो फ्रेज़ के बारे में 3 छोटी बातें मैंने आपको बताई. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन फ्रेज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज़ एब्सेंट एंड इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग. ये कभी भी पूरा मीनिंग नहीं देता बच्चों. चलते हैं अगली स्लाइड पर और समझने की कोशिश करते हैं फ्रेज़ के बारे में कुछ सेंटेंसेस के थ्रू. देखो आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. पहला सेंटेंस अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं, माई यंगर सिस्टर इज़ गोइंग टुडे. ठीक है, इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर मैंने इसको 3 हिस्से में तोड़ लिया. माई यंगर सिस्टर एक पार्ट हुआ, इज़ गोइंग सेकंड पार्ट हुआ और एक हिस्सा क्या हुआ? टुडे. अब अगर मेरे को समझना है अभी फ़िलहाल फ्रेज़ के बारे में, तो मैं फ्रेज़ पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग. देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ माई यंगर सिस्टर, ये अपने आप में एक फ्रेज़ हुआ. क्या हुआ? फ्रेज़ हुआ. क्यों हुआ फ्रेज़? क्योंकि ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है भाई. यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड मौजूद हैं, माई, यंगर और सिस्टर. ये फ्रेज़ बना हुआ है 3 शब्दों से मिलके, तो इसलिए अपने आप में फ्रेज़ हुआ. क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड है और सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है और इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए फ्रेज़ हुआ. अब बात आती है कि नाउन क्यों हुआ. मैंने बताया था आपको, नाउन वो होता है जिसका रिप्लाई हमें मिले व्हाट, वू, वूम या फिर वुड से. तो अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करोगे, वू इज़ गोइंग टुडे, तो आपको रिप्लाई मिलेगा माई यंगर सिस्टर. तो जिसका रिप्लाई वू से मिल जाए, व्हाट से मिल जाए, वूम से मिल जाए, वूज से मिल जाए, वो क्या होता है? वो होता है हमारा नाउन. इसलिए फ्रेज़ तो हुआ, लेकिन कैसा फ्रेज़ हुआ? नाउन फ्रेज़. समझ में आ रही है बात? रिप्लाई वू से मिल रहा है इसलिए नाउन हुआ, और फ्रेज़ इसलिए हुआ क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो टोटलिटी में मिला के क्या बोल सकते हैं इसे? ये एक नाउन फ्रेज़ है. इसी तरह इज़ गोइंग की अगर बात करूं तो ये फ्रेज़ है, और कैसा फ्रेज़ है? वर्बियल फ्रेज़ है. यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा शब्द हैं, इज़ और गोइंग, और ये दोनों क्या है? वर्ब है यहाँ पे. तो एक से ज़्यादा शब्द हुए इसलिए फ्रेज़ हुआ, और वर्ब है इसलिए क्या हुआ? वर्बियल फ्रेज़. तो आई होप आप समझ गए होंगे. आज का हमारा जो टॉपिक है मेनली वो यही है कि हम टाइप्स ऑफ फ्रेज़ के बारे में जानेंगे. फ़िलहाल आप समझो फ्रेज़, ठीक है, और फिर हम डिटेल में समझते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज़. अब जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मैं देखूँ, बोल्ट, हुसैन बोल्ट आप सब जानते हो, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं. वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पे है, सबसे तेज़ रनिंग का दुनिया के अंदर. तो हुसैन बोल्ट रन वेरी फास्ट. अब अगर इसके अंदर मैं फ्रेज़ समझने की कोशिश करूँ तो वेरी फास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए क्या हुआ? फ्रेज़ हुआ. और एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि रिप्लाई किससे आया? हाउ से आया. और जिसका भी रिप्लाई हाउ, व्हेन, वेयर, वाई से आ जाए वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं. ठीक है, तो एडवर्ब भी हुआ और फ्रेज़ भी हुआ, इसलिए टोटलिटी में मिला के हमने क्या बोल दिया? एडवर्ब फ्रेज़. ठीक है बच्चों. अब मैं आपको एक एक करके टाइप्स ऑफ फ्रेज़ के बारे में बताऊंगा. पहले हम देखते हैं टोटल टाइप्स ऑफ फ्रेज़ कितने होते हैं. तो टोटल टाइप्स ऑफ फ्रेज़ कितने हुए? नाउन, वर्बियल फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़. ठीक है, 1 2 3 4 5 फ्रेज़ हुए.
जिसमें से हमारे जो मेन फ्रेज होते हैं वो होता है नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, इसलिए मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया। यानी होते तो 5 ही हैं, लेकिन जो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जो मेन कह सकते हो जिन्हें एक तरीके से, वो नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू कि क्या नाउन फ्रेज होता है, क्या वर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव और क्या प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। सबसे पहले अगर मैं समझाने की कोशिश करूं नाउन फ्रेज को, किसको? नाउन फ्रेज को। तो देखते हैं इस सेंटेंस को, जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ, अ ब्यूटीफुल गर्ल कॉल्ड हिज नेम। तो अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसके अंदर क्या हुआ? फ्रेज हुआ। और किस तरीके का फ्रेज हुआ? नाउन फ्रेज। फ्रेज तो इसलिए हुआ क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं नाउन क्यों हुआ, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि इसका रिप्लाई आ रहा है वू से, और जिसका भी रिप्लाई वू, वट, वूम, वूज से आ जाए वो क्या होता है? नाउन। तो टोटल में मिला के हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है? नाउन फ्रेज है। ठीक है, कॉल्ड हमारी हुई वर्ब। अब अगर मैं बात करूं हिज नेम की, तो ये भी एक फ्रेज़ है, और किस तरह का फ्रेज़ है? नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि इसका रिप्लाई किससे मिला? व्हाट से। किस तरीके से मिला? व्हाट से। अ ब्यूटीफुल गर्ल कॉल्ड व्हाट, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? हिज नेम। तो जिन लिखे हुए एक्सप्रेशन का रिप्लाई हमें मिल जाए व्हाट से, वूम से, वू से, वूज से, वो क्या होते हैं? नाउन। तो यहाँ पे रिप्लाई व्हाट से मिल रहा, इसलिए नाउन हुआ। इसलिए इसको टोटल में मिला के हम क्या कह सकते हैं? नाउन फ्रेज। तो आपने समझा अभी बात को कि नाउन फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड होने की वजह से, और नाउन किस वजह से हुआ? रिप्लाई व्हाट से या वू से मिल गया, इसलिए। चलते हैं एक और सेंटेंस देखते हैं। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखा हुआ, अ यंग पप्पी चेज्ड इट्स टेल। अब यहाँ पे अ यंग पप्पी की अगर मैं बात करूँ, तो ये क्या होगा? एक फ्रेज होगा, और फ्रेज किस तरीके का होगा? नाउन फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई किससे मिला? वू से। वू चेज्ड इट्स टेल, तो रिप्लाई क्या आएगा? अ यंग पपी। पपी होता है डॉगी का बच्चा। चेज्ड हमारी हो गई वर्ब, और वट का रिप्लाई क्या मिला? इट्स टेल, इसलिए ये भी क्या हुआ? नाउन फ्रेज। देखो फ्रेज तो इस वजह से हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं, और नाउन इस वजह से हुआ क्योंकि रिप्लाई किससे मिल रहा है? व्हाट से। आप देख सकते हो यंग पपी चेज्ड व्हाट, तो रिप्लाई मिला इट्स टेल। तो नाउन वो होता है जिसका रिप्लाई व्हाट से मिल जाए, वो क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पे टोटलिटी में मिला के इसको क्या कह सकते हैं? इट्स टेल क्या है हमारा? नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज को। देखो एडजेक्टिव फ्रेज समझने के लिए पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, चेतन इज़ रीडिंग अ बुक ऑन प्लांट्स। इसके अंदर चेतन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट की खैर अभी बात नहीं हो रही। हम देखते हैं फ्रेज को। इज़ रीडिंग हमारा कैसा फ्रेज हुआ? वी से क्या मतलब है? वर्बियल फ्रेज, यानी वर्ब फ्रेज हुआ इज़ रीडिंग। आ बुक हमारा हुआ नाउन फ्रेज, क्योंकि रिप्लाई मिला व्हाट से, और एक से ज़्यादा शब्द हैं इसलिए फ्रेज, और नाउन इसलिए क्योंकि व्हाट से रिप्लाई मिला। चेतन इज़ रीडिंग व्हाट, तो रिप्लाई क्या मिला? अ बुक, इसलिए ये हमारा टोटलिटी में क्या हो गया? नाउन फ्रेज। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, चेतन इज़ रीडिंग अ बुक, और वो किस प्रकार की बुक है? व्हाट काइंड ऑफ बुक, तो आपका रिप्लाई क्या मिलेगा? ऑन प्लांट्स, यानी जो पौधों के ऊपर है। विच बुक या व्हाट काइंड ऑफ बुक, जिसका रिप्लाई विच से या व्हाट काइंड ऑफ से मिल जाए, वो क्या होते हैं हमारे? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है और एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए फ्रेज है, तो टोटलिटी में मिला के क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज को ही समझने के लिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखो सेंटेंस नंबर 2 और 3 को देखो आप। आपकी स्क्रीन पर एडजेक्टिव फ्रेज समझाने के लिए 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले सेकंड को देखते हैं। द मैन इन द ब्लू जीन्स इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे 2 फ्रेज हैं, एक द मैन, एक इन द ब्लू जीन्स। पहले द मैन वाले को समझते हैं। द मैन का रिप्लाई मिला वू से, वू इन द ब्लू जीन्स इज़ ऑनेस्ट। कौन है नीली जीन्स में जो ऑनेस्ट है? तो रिप्लाई क्या मिला? द मैन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द मैन क्या हुआ? नाउन हुआ, और एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए फ्रेज हुआ। तो हम कह सकते हैं इसे टोटलिटी में ये नाउन फ्रेज हो गया। इसी तरह इन द ब्लू जीन्स का रिप्लाई हमें मिला विच से, इसलिए क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। सिंपल सी बात है, अगर रिप्लाई मिल जाए विच से, व्हाट काइंड ऑफ से, तो वो होगा एडजेक्टिव। और फ्रेज ये है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, और ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, तो इन द ब्लू जीन्स भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए फ्रेज हो गया। और एडजेक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि विच का रिप्लाई दे रहा है, तो एडजेक्टिव भी हुआ, फ्रेज भी हुआ, तो टोटल में हमने क्या कह दिया? एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तंद्रिमा हैज़ अ कोट मेड ऑफ फर
अब यहाँ पे दो फ्रेज हैं, एक नाउन फ्रेज और एक एडजेक्टिव फ्रेज। अ कोट नाउन फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि रिप्लाई मिला व्हाट से। तंद्रिमा हैज़ व्हाट, तो क्या रिप्लाई मिला? अ कोट। क्या है उसके पास? कोट। जिनका रिप्लाई व्हाट से मिल जाए वो हो गए हमारे नाउन, और फ्रेज एक से ज़्यादा वर्ड है इसलिए फ्रेज। तो टोटल में एन और पी का क्या मतलब हो गया? नाउन फ्रेज। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ से रिप्लाई मिला है तो क्या होगा बच्चों? एडजेक्टिव। मेड ऑफ फर, किस प्रकार का कोट है? जो कि किसका बना हुआ है? फर का। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना, एक ही आ आएगा। तो इस सेंटेंस को क्या कह रहा था मैं? तंद्रिमा हैज़ अ कोट मेड ऑफ थिक फर। तो आ कोट का रिप्लाई किससे मिला? व्हाट से, इसलिए क्या हुआ? इसलिए ये हुआ भाई नाउन फ्रेज। और जिसका रिप्लाई हमें मिले व्हाट काइंड ऑफ से वो क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। मेड ऑफ फर का रिप्लाई मिला व्हाट काइंड ऑफ से। फर का मतलब होता है मोटी मुलायमदार जो खाल होती है ना जानवरों की, रेशेदार, उसको फर कहते हैं। अब हमने एडजेक्टिव फ्रेज समझ लिया, अब हम समझते हैं एडवर्ब फ्रेज। देखो इस बार मैंने सेंटेंस को इस तरीके से लिखा है, एक एक शब्द अलग अलग। जैसे आई मैट हिम इन द पार्क, ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर आई अकेला, मैट अकेला, हिम अकेला, लेकिन इन द पार्क एक फ्रेज है। और किस तरीके का फ्रेज है? एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि इन द पार्क का रिप्लाई आया वेयर से, और जिनका रिप्लाई आ जाए वेयर से वो क्या होते हैं? एडवर्ब। अब ये जो रिप्लाई वाली बात है ये मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ सिलेबस को। अगर अब तक आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले लेक्चर्स देख लो, ताकि सारी की सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हैं, आपको समझ आती चली जाएं। ठीक है भाई। अब इन द पार्क यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है, क्यों? क्योंकि रिप्लाई आया वेयर से। आई मेट हिम वेयर, तो क्या रिप्लाई आया? इन द पार्क। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह एक सेंटेंस और देखते हैं हम। जैसे लिखा हुआ ज्योति कॉन्ग्रेचुलेटेड मी बाय शेकिंग हैंड्स, तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। इसके अंदर हमें एक फ्रेज दिखाई दे रहा, कौन सा? बाय शेकिंग हैंड्स। तो इसलिए ये क्या हुआ? फ्रेज हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। और एडवर्ब क्यों हुआ? एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि रिप्लाई मिल रहा है हाउ से। हाउ ज्योति कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो मैं क्या कहूँगा? बाय शेकिंग हैंड्स। तो इसलिए ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ क्योंकि रिप्लाई आ रहा है हाउ से। हाउ, वाई, व्हेन, वेयर, इस तरीके से रिप्लाई आए तो ये क्या हो जाएंगे? एडवर्ब फ्रेज। एक और सेंटेंस देखते हैं एडवर्ब फ्रेज के लिए। यहाँ पे आपका नाउन फ्रेज भी आ गया है, उसको भी समझ लेंगे। आई सो द रोबर्स बिहाइंड द बैंक। द रोबर्स यहाँ पे नाउन फ्रेज आ गया क्योंकि रिप्लाई आया वूम से। आई सो द रोबर्स, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? आई सो वूम, मैंने किसको देखा? तो रिप्लाई आया रोबर्स। तो जिनका रिप्लाई वूम से आ जाए वो क्या होते हैं? नाउन। और फ्रेज तो है ही है क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसलिए फ्रेज हुआ। तो हम टोटलिटी में कह सकते हैं ये क्या हुआ? नाउन फ्रेज हुआ। इसी तरह बिहाइंड द बैंक को अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर देखने की कोशिश करूँ तो बिहाइंड द बैंक होगा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब इसलिए होगा क्योंकि रिप्लाई मिल रहा है वेयर से, और फ्रेज इसलिए होगा क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, और इसका अपने आप में पूरा कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ में आई? एडवर्ब क्या क्या होते हैं? जिनका रिप्लाई वेयर से मिल जाए, हाउ से मिल जाए, व्हेन से मिल जाए। ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं। सी टॉक्ड टू मी वेरी पोलाइटली लास्ट नाइट। अब देखो यहाँ पे सी टॉक्ड टू मी तो सिंगल सिंगल वर्ड है, वेरी पोलाइटली यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं, इसलिए फ्रेज हुआ। और कैसा फ्रेज हुआ? एडवर्ब फ्रेज हुआ क्योंकि रिप्लाई किससे मिल रहा है? हाउ से। सी टॉक्ड टू मी हाउ, हाउ सी टॉक टू मी, तो वेरी पोलाइटली, बहुत ही उसने पोलाइट तरीके से मेरे से बात की। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब इसलिए हुआ भाई, एडवर्ब इसलिए हुआ क्योंकि हाउ से रिप्लाई मिला। फ्रेज इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एब्सेंट है, कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, और एक से ज़्यादा वर्ड हैं। इसी तरह अगर लास्ट नाइट की बात करूं तो ये भी एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। अब इस बार एडवर्ब क्यों हुआ? क्योंकि रिप्लाई मिला व्हेन से। हाउ, व्हेन, वाई, वेयर, ये चार शब्द होते हैं, जिनका रिप्लाई इनसे मिल जाए वो क्या होते हैं? एडवर्ब। अब एडवर्ब हुआ व्हेन से रिप्लाई मिलने की वजह से, और फ्रेज क्यों हुआ? क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड हैं। यहाँ पे दो वर्ड मौजूद हैं, लास्ट और नाइट। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे एडवर्ब फ्रेज को बहुत अच्छे तरीके से। अब चलते हैं अपने और आगे के बात को समझते हैं। अब देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है दीपक इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। अब यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ जो है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। और क्योंकि ये प्रेपोजिशन है और इसमें एक से ज़्यादा वर्ड है, इसलिए क्या हो गया? फ्रेज। तो टोटलिटी में मिला के हम क्या बोल सकते हैं? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है।
जैसे एक और सेंटेंस देखो, इन स्पाइट ऑफ क्या है, ये भी अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। तो जब ये अपने आप में प्रेपोजिशन है तो और ये एक से ज़्यादा वर्ड भी है तो फ्रेज भी हुआ। तो टोटलिटी में मिला के हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। यानी जहाँ पे प्रेपोजिशन दिखे और एक से ज़्यादा वर्ड दिखे तो वही क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। बाकी के सेंटेंस से हमें कुछ लेना देना नहीं, अभी हम क्या समझ रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब हम देखते हैं वर्बियल फ्रेज और आज की बात को ख़त्म करते हैं। देखो भाई, वर्बियल फ्रेज क्या हुआ, विराट इज़ प्लेइंग वेल। अब इसके अंदर विराट से कोई लेना देना नहीं, अभी वेल से कोई लेना देना नहीं। वर्बियल फ्रेज की अगर मैं बात करूँ तो इज़ प्लेइंग क्या हो जाएगा, वर्बियल फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि वर्ब है इज़ और प्लेइंग और एक से ज़्यादा शब्द है, इसलिए क्या हुआ फ्रेज। तो टोटलिटी में मिला के क्या बोल दिया, वर्बियल फ्रेज। अब मैं कहूँ नीरज हैज़ बिन लिविंग हियर फॉर 2 years, तो यहाँ पे हैज़ बिन लिविंग क्या हो जाएगा, हैज़ बिन लिविंग हमारी वर्ब है और एक से ज़्यादा है, तो वर्ब होने की वजह से वर्ब हुई और एक से ज़्यादा होने की वजह से फ्रेज हो गई। तो वर्बियल फ्रेज टोटलिटी में बोल सकते हैं इसे भी। तो आई होप आज की आप बात समझ गए होंगे। मैंने 5 तरह के फ्रेज आपको बताए, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशनल और वर्बियल फ्रेज। ठीक है, इनमें से मेनली मैंने बताए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होते हैं, बाकी मैंने समझाए आपको सारे हैं। तो मिलते हैं अब अपनी अगली लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। पूरा सिलेबस इसी तरीके से हम इसी चैनल पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।